I hope you guys are doing well. Let us talk about a very important poet जो कि एलिजाबेथन टाइम पे लिख रहे थे, जो पेपर में आ जाता है. Let us talk about Edmund Spenser. So what is the time period of Edmund Spenser? Edmund Spenser 1552 से लेकर 1599 के बीच में he is living. Also ये बहुत बारी कंपेयर किए जाते हैं चौसर के साथ. And he was of course in love with Chaucer also. He wanted to imitate Chaucer, and then when he died he was also buried next to his beloved Chaucer only. So ये कहाँ पे बरी होते हैं? ये वेस्टमिंस्टर एबी, ये वेस्टमिंस्टर में अपने बिलवेड जो कि चौसर है उनके साथ नेक्स्ट टू इनको बरी किया जाता है. एडमंड स्पेंसर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएट इन द एलिजाबेथन एरा. ही वाज इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद सिडनी. इट इज ऑफन सेड दैट सिडनी इनके पेट्रन थे एंड इन्होंने पोएम्स भी लिखी हैं डेडिकेट करते हुए एक दूसरे को. सो दीज टू आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएट्स व्हेन इट कम्स टू द एलिजाबेथन कोर्ट और एलिजाबेथन पीरियड में शेक्सपियर से पहले. सो देयर आर अ नंबर ऑफ poems that he has written, a number of important works that he has written. He was not someone who was as rich as Sidney. Sidney जितने rich नहीं थे, Sidney जैसे rich family से belong नहीं करते थे, but still he was coming from a very decent family and इनका career भी काफी अच्छा होता है. He is going to meet Sir Walter Raleigh and after meeting him his career will change. So he at that time had written Fairy Queen, and once Walter Raleigh will read Fairy Queen की 3 drafts जो इन्होंने लिखे थे, उसके बाद he will also introduce Spenser to Queen Elizabeth. और उसके बाद Spenser का टाइम पीरियड बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा. Spenser was of course living for most of his time in Ireland and वहीं से ही वो political works को पहले देख रहे थे. Then he became the poet and also it is said that he was the first unofficial poet laureate. So Spenser was called as the first unofficial poet laureate. Also, Sidney is someone who patronized Spenser. तो Sidney काफी money provide करते हैं Spenser को लिखने के लिए भी. That picture in front of you is of Spenser. Spenser was one of the greatest non-dramatic poet of his age. And where was he living? He was living in Kilcolman Castle that was near Limerick Estate in Ireland. So आयरलैंड के अंदर एक कैसल के अंदर ही इज स्टेइंग देयर एंड इसी कैसल के अंदर ही बिकॉज ऑफ द फायर उनकी फेरी क्वीन की कुछ ड्राफ्ट्स जल भी जाते हैं. सो ऐसी सारी चीजें उनकी लाइफ में होती हैं. काफी ट्रैजिक लाइफ तो नहीं कहूंगी बट स्टिल इट वाज अ हैपनिंग लाइफ दैट ही वाज लिविंग. So this is the first work that he is writing. This is called as the Shepherd's Calendar. The Shepherd's Calendar came out in 1579. So ये एक pastoral poem है. जैसे कि हमने ऑलरेडी देखा था सिडनी की लाइफ में कि वो पैस्टोरल एलिजीज, पैस्टोरल रोमांसेस लिख रहे हैं. सिमिलरली स्पेंसर इज आल्सो गोइंग टू राइट पैस्टोरल पोएम्स. दिस वर्क बेसिकली हैज 12 एपिलॉग्स एंड इट इज ऑफन सेड दैट वो वुडकट के साथ उन्होंने बेसिकली फर्स्ट पेजेस इनके बनाए थे. बहुत लोग कहते हैं कि वो क्या दिखाते हैं, जैसे 12 जोडियक साइंस हैं या 12 सीजन्स हैं, तो उनके बारे में वो बात कर रहे हैं. 12 सीजन, 12 जोडियक साइंस दैट आर देयर इन द ह्यूमन विद ह्यूमंस, ताकि हमारी जो वर्ल्ड के अंदर चीजें हैं उनके बारे में वो लिख रहे हैं. So a group of 12 eclogues, one for each month, was sung by various shepherds. This is the overview of this work, the Shepherd's Calendar. 4 of them deal with the theme of love. One is there for the praise of Eliza, and Eliza here stands for Queen Elizabeth. So Queen Elizabeth को ही ये लोग सारे प्रेस कर रहे थे बिकॉज उनके ही किंगडम्स के साथ ये उस टाइम वो शी वाज रूलिंग एंड बोथ सिडनी एंड स्पेंसर वर राइटिंग फॉर हर बिकॉज शी वाज द वन हु वाज प्रोवाइडिंग मनी. वन इज अ लेमेंट फॉर मेडन ऑफ ग्रेट ब्लड. देन 4 डील विद एलिगरी एंड ये क्या बात कर रहे हैं, मैटर ऑफ रिलीजन एंड कंडक्ट. सो उस टाइम पे एलिगरी राइटिंग बहुत ज्यादा स्टार्ट हो गई थी. एज आई टोल्ड यू ही वाज ऑफ कोर्स वेरी फॉन्ड ऑफ चॉसर. सो स्पेंसर वाज वेरी फॉन्ड ऑफ चॉसर. वो चॉसर के वे से लिखने का बहुत ट्राई करते हैं. कैंटरबरी टेल से वो बहुत इंस्पायर्ड थे. दैट इज व्हाई व्हेन चॉसर डाइड ही वाज बरीड नेक्स्ट टू चॉसर ओनली. when Spenser died he was buried next to Chaucer. So Chaucer कहाँ पे बरी है, वेस्टमिंस्टर के अंदर ही उनको बरी किया हुआ है and next to Chaucer Spenser was buried. And Spenser of course for the longest period of time was inspired by Chaucer. Okay, so we have these important works. One describes a singing march, one laments the contempt for which the poetry is held. So अलग अलग थीम से उन्होंने 12 eclogues लिखे हैं and 12 eclogues means that is one epilogue for each month. That is
अप्रैल, मई, जून, इस तरीके से उन्होंने एपिलॉग्स लिखे हैं. इफ यू रीड द वर्क यू विल सी हेडिंग्स भी वही है, और ये अलग अलग शेपर्ड्स ने बोला है. एंड अलग अलग जब शेपर्ड्स इसको सिंग करते हैं, दैट इज वाई हम इसे पैस्टोरल पोयम बोल रहे हैं. Then we have the last one, that is a complaint by Colin Clott, the author himself. So who is the author? Colin Clott. और Colin Clott वो और भी poems के अंदर यूज करते हैं, लेकिन Colin Clott का persona स्केल्टन ने बनाया. ठीक है, तो वो जॉन स्केल्टन है जिसने Colin Clott का persona बनाया, बट इसको यूज करते हैं इन द पोइट्री स्पेंसर. द एपिलॉग्स टेक द फॉर्म ऑफ डायलॉग्स अमंग द शेपर्ड्स एंड दिस वर्क इज डेडिकेटेड टू सिडनी. वेरी इंपॉर्टेंट, ये किसको डेडिकेट किया इन्होंने? सिडनी को डेडिकेट किया है. मॉडल्ड ऑन द एपिलॉग्स ऑफ थियोक्रिटिस एंड वर्जिल. और ये कैसे मॉडल है? थियोक्रिटिक्स उस टाइम पे एपिलॉग लिख रहे थे. वर्जिल कहां से एसोसिएटेड है? रोमन लिटरेचर से एसोसिएटेड. तो क्लासिकल पीरियड में जब लिख रहे थे वर्जिल, वो भी इसी तरीके से एपिलॉग्स लिख रहे थे. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्क, द शेपर्ड्स कैलेंडर. The Shepherd's Calendar is coming out in 1579. So as I told you, he was very inspired by Chaucer, और Chaucer के next to ही इनको बाद में बरी किया गया था. एंड अलग अलग तरीके से इन्होंने अपने एपिलॉग्स लिखे हैं. 12 seasons, 12 epilogues. Then we have another work, The Ruins of Time. Again, this work is coming out in 1591. So it is again an elegy, and it is an allegorical elegy for the death of Sydney. So Sydney की death पे इन्होंने एक elegy लिखी है. The poem is dedicated to Countess of Pembroke, Sydney's sister. So हमने कल ही क्लास में ही देखा था कि पेम्ब्रूक, कॉन्टेस ऑफ पेम्ब्रूक कौन थी? मैरी सिडनी, जिनके साथ जब वो रह रहे थे सिडनी, तब वो पेनेलोपी डेक्स्ट्रस के साथ अफेयर में थे. राइट? सो यही है इन्हीं को ही उन्होंने क्या किया है? अपनी पोयम डेडिकेट किया है. ऑल्सो दिस इज इंक्लूडेड इन कंप्लेंट्स. ये किसके साथ इंक्लूडेड है? उनका एक वर्क है कंप्लेंट्स, जिसके अंदर से किसका वर्क है? स्पेंसर का वर्क है कंप्लेंट्स, जिसके अंदर दिस वर्क द रूइंस ऑफ टाइम इज इंक्लूडेड. नाउ दिस वर्क कंप्लेंट्स इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट बिकॉज फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर द डेथ ऑफ सिडनी ही वॉज नॉट राइटिंग मच. सो उन्होंने अपनी ही कलेक्शन ऑफ पोयम्स, उनकी ही, ये क्या है? This is a collection of poems जो वो निकालते हैं after the death of Sydney. So Complaints is the work that is by Spenser only, and this work, The Ruins of Time, is included in it. It was dedicated to the Countess of Pembroke. Remember this. Then we have some other works that you have to remember. The Tears of the Muses. It is coming in 1591. It is also included in this work, Complaints. Mother Hubbard's Tale in 1591. So this work is also very important from your UGC point of view. In fact, सारे ही work अब कभी ना कभी पूछे जा चुके हैं. Mother Hubbard's Tale is an important work that is coming out in 1591. It is a satire with rhyme couplets. Okay, the poem is a satire on the abuse of the church and the evils of the court. Also, you can remember that just as the Sydney, your Spenser was also a Protestant. कौन थे? प्रोटेस्टेंट थे, तो उन्होंने ये वर्क लिखा है अब्यूजेस ऑफ द चर्च एंड द इविल्स ऑफ द कोर्ट के बारे में. द एप एंड द फॉक्स आर डिटरमिन्ड टू सीक देयर फॉर्च्यून्स अब्रॉड एंड एज्यूम द डिस्गाइजेस फर्स्ट ऑफ एन ओल्ड सोल्जर and his dog, and then the parish priest and his clerk, then of a courtier and his groom. Their canvases and these characters are recounted again and again. Finally, they steal the lion's crown and spectre and abuse the regal power until Jove intervenes and exposes them. So ये उसकी कोई छोटी सी समरी है. आप याद रख सकते हो कि पहले ये क्या हो रहा है? पहले we have these two figures, ape और fox, और वो क्या कर रहे हैं? They are determined to seek the fortunes abroad, और वो determined है कि fortunes को abroad लेके जाना है, तो वो अपने आप को डिस्गाइज करते हैं. सो दे हैव ऑलरेडी आस्क्ड दिस इन यूजीसी नेट आल्सो कि वो क्या अपने आप को डिस्गाइज करते हैं. सो एज एन ओल्ड सोल्जर एंड हिज डॉग, उसके बाद वो प्रीस्ट एंड द क्लर्क, इस तरीके से वो अपने आप को कोटियर एंड ग्रूम करके वो लोग बारी बारी डिस्गाइज करते हैं. एंड दे टॉक एंड दे आर हियर टू टेक द fortunes abroad. Finally, they steal the lion's crown and spectre, and then it is Jove, the god, who has to intervene and expose them. Then there is another work, A View of the Present State of Ireland. So as you know, we have Spenser working in Ireland, staying in Ireland. So वहाँ की जो problems थी उनके बारे में वो work लिखते हैं. This work came out in 1594.
It is a prose work written by Spenser and it is in the form of dialogue. It talks about the political problems that Ireland is going through. तो किसके बारे में है ये basically politics के बारे में work है. Then we have Astrophel. Astrophel कब आता है? In 1586 this work Astrophel came and this is a pastoral elegy. और ये कब लिखी थी उन्होंने? On the death of Philip Sidney, he wrote this work and this work is a pastoral elegy. Elegy क्या होता है? It is lamenting on the death of his friend Philip Sidney. तो ये कब है? This work is coming out in 1586. Remember this. Then we have Epithalamion and Prothalamion. तो ये वर्क भी पेपर में आ जाता है और ये काफी सारे सेट नेट और टीजीटी में भी देखा है मैंने, आ जाता है ये वर्क. ये कंपेनियन पोएम्स है. रिमेंबर दिस, ये दोनों क्या है? कंपेनियन पोएम्स है, एपिथैलेमियन एंड प्रोथैलेमियन. दीज आर द फाइनेस्ट ऑफ द माइनर वर्क्स दैट आर डन बाय स्पेंसर. And Epithalamion basically it is written for Spenser's own marriage with Elizabeth Boyle. किसके साथ शादी कर रहे थे वो? एलिजाबेथ बॉयल के साथ जब वो शादी करते हैं तो उससे डेडिकेट करते हुए, उनको डेडिकेट करते हुए वो क्या वर्क लिखते हैं? एपिथैलेमियन. राइट. इट वाज प्रिंटेड विद एमोराटी इन 1595. It is Kent who demonstrated that its 24 stanzas represent the hours of midsummer day. Then we have Prothalamion. Prothalamion is again going to celebrate the marriage of Catherine and Elizabeth Somester, right? So ये उनकी भी क्या कर रही है? उनकी वेडिंग के बारे में बात कर रही है. तो ये बेसिकली प्रोथैलेमियन वेडिंग सॉन्ग्स हैं, कैथरीन और एलिजाबेथ के जो वेडिंग सॉन्ग्स हैं उनके बारे में, राइट? So you can note this down. These two are very important. Elizabeth Somerset as well as Catherine के लिए जब वो सेलिब्रेट कर रहे हैं मैरिज तो वो वर्क लिख रहे हैं प्रोथैलेमियन, एंड एपिथैलेमियन लिख रहे हैं जब उनकी खुद की मैरिज हो रही है किसके साथ? एलिजाबेथ बॉयल के साथ. Then we have Amorati. Amorati is a work that is coming out in 1595. is a very important work and there are 88 patriarchal sonnets in it. 88 sonnets है, ये भी याद रखना. They can ask this. It is celebrating the progress of his own love and his courtship with Elizabeth Boyle. Colin Cloud Comes Home Again is another work that he is going to write. So first work जो आप याद रखोगे is Amorati. Amorati उनके progress of love के बारे में है and his courtship with Elizabeth Boyle. जब Elizabeth Boyle के साथ wedding होती है तो ये work आता है Epithalamion. एक और वर्क है उनका Colin Clout Comes Home Again. Colin Clout Comes Home Again. और ये वर्क कब आ रहा है? 1591 के पास ये वर्क आता है. 1591 के पास ये वर्क आ रहा है. और एक और चीज इंटरेस्टिंग, ये वर्क उन्होंने कब लिखा है? जब वो एक सेल्फ इम्पोज्ड एग्जाइल में थे आयरलैंड में, तब उन्होंने ये वर्क लिखा था, Colin Clout Comes Home Again. Colin Clout Comes Home Again is a pastoral elegy. Right, Spenser's first London journey and the vices inherent in the court life are shown here. तो वो क्या कर रहे हैं? कोर्ट लाइफ के बारे में और उनकी जर्नी के बारे में इस वर्क के अंदर लिख रहे हैं. This work was dedicated to Walter Raleigh. The poem describes in the allegorical form how Raleigh visited Spenser in Ireland and introduced him to the court of England, where we have Queen Elizabeth, or his Cynthia to see is the Queen Elizabeth here. So Colin Clout Comes Home Again talks how he is going to meet Walter Raleigh. Walter Raleigh is going to introduce him to Cynthia, and here to his Cynthia to see is what? Is this Cynthia is none other than Queen Elizabeth. Okay, the poem ends with the definition of true love and a tribute to Colin Clout's proud mistress Rosalind. और कॉलिन क्लॉट क्या देते हैं? एक ट्रिब्यूट देते हैं अपनी मिस्ट्रेस रोज़लिन को. राइट, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस वर्क, कॉलिन क्लॉट कम्स होम अगेन. इट इज अ पैस्टोरल एलिजी जो कि स्पेंसर लिखते हैं to point out the vices that are inherent in the court, and also his journey to London, where he is going to meet for the first time एलिजा को. एलिजा से वो मिल रहे हैं, मतलब एलिजाबेथ से वो मिलते हैं. एलिजाबेथ के कोर्ट में वो जा रहे हैं और उन्होंने एलिजाबेथ को क्या बोला है? एलिजाबेथ को उन्होंने सिंथिया बोल के रेफर करा है. ही ऑल्सो इज गोइंग टू गिव द ट्रू डेफिनेशन ऑफ लव एंड ट्रिब्यूट टू हिज ओन प्राउड मिस्ट्रेस, एंड हर नेम वाज रोज़लिंड. सो दीज आर फ्यू थिंग्स दैट यू हैव टू रिमेंबर. दिस वर्क इज डेडिकेटेड टू वॉल्टर रैले.
जब वो अपना सबसे इंपॉर्टेंट वर्क फेरी क्वीन लिखेंगे, फेरी क्वीन भी उसकी थ्री बुक्स हैं, फेरी क्वीन की 3 बुक्स हैं, वो सबसे पहले वॉल्टर रैले रीड करते हैं, उससे इंस्पायर होते हैं और उसके बाद क्वीन एलिजाबेथ से मिलवाते हैं स्पेंसर को। सो इस टाइम की बात है ये, जब वॉल्टर रैले एंड स्पेंसर आर गोइंग टू बिकम फ्रेंड्स। Then we have Fairy Queen. Fairy Queen is the most important work of Spencer. ये क्या है? सबसे important work है। स्पेंसर ने एक लेटर लिखी थी वॉल्टर रैले को। वॉल्टर रैले को वो एक लेटर लिखते हैं, इंट्रोडक्टरी लेटर, जिसके अंदर वो बताते हैं पूरा स्ट्रक्चर अपने वर्क का। He said मैं 24 बुक्स बनाऊंगा। कितनी बुक्स बनाऊंगा? कुछ 24 बुक्स बनाएंगे, जिसके अंदर वो सबसे पहले 3 लिखते हैं और वॉल्टर रैले रीड करके काफी इंप्रेस होते हैं, उन्हें क्वीन एलिजाबेथ के पास लेके जाते हैं। उस जर्नी के बारे में और कोर्ट लाइफ को देखते हुए वो कॉलिन क्लॉड कम्स होम अगेन लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद बेसिकली जो ये वर्क है ये एक एलिगरी है, साथ में ये एक एपिक है। एपिक क्या होता है? आई होप यू गाइज नो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एपिक। लार्जर देन लाइफ फिगर्स है, मीडियाज ड्रेस में स्टार्ट होता है, बहुत सारी कन्वेंशंस और यूनिटीज फॉलो नहीं होती हैं। सो दीज आर फ्यू थिंग्स दैट आर देयर इन एपिक। और ये क्या है? एक एलिगरी इन एपिक है फ्रॉम Christian virtues that are tied to Arthurian legends और Arthurian legends के साथ tied up है। तो in his letter to Walter Raleigh only, he is going to talk about Queen Elizabeth, Britomart जिनको उन्होंने बोला है, and also वो आर्थर के legends को use कर रहे हैं और आर्थर की प्रेस करते हुए बात करते हैं, ठीक है। वो बोलते हैं आर्थर बेसिकली आर्थर stands for magnificence. Arthur stands for magnificence. This is important. और क्वीन एलिजाबेथ को उन्होंने क्या बोला है? ग्लोरी बोला है। क्वीन एलिजाबेथ को बोला है कि वो तो इतनी ग्लोरी है, वो पूरे इंग्लैंड के लिए ग्लोरी है, इसलिए उनका नेम क्या यूज किया है इन्होंने? ग्लोरियाना। क्वीन एलिजाबेथ का क्या नेम यूज कर दिया है? ग्लोरियाना। सो इस तरीके से काफी सारी रेफरेंसेस हैं क्वीन एलिजाबेथ के लिए। Only 6 out of 12 completed books were there. Okay, he published in 1590 the first 3 books, and then he published in 1596 the second 3 books. So total कितनी books हैं? Total 6 books publish होती हैं। 12 उन्होंने सोचा था 12 completed books होंगी, and उसके बाद वो 6 books publish कर पाते हैं। ये किस में लिखी है? Spenserian stanzas में लिखी है। Introductory letter is written to Sir Walter Raleigh, detailing the plan that he thought. By the Fairy Queen, the poet is going to signify glory in an abstract manner, and Elizabeth I in particular is someone जिनको वो praise कर रहे हैं। So उन्होंने Elizabeth I को अलग अलग नेम से रेफर किया है, that I was telling you. Elizabeth I को different names के साथ he has been calling. So he said that she is Britomart, she is Belphoebe, she is Marcella, and she is Gloriana. So अलग अलग नेम से क्वीन एलिजाबेथ को उन्होंने क्या किया है? प्रेस किया है, so that he can get money out of क्वीन एलिजाबेथ, और क्वीन एलिजाबेथ का सपोर्ट मिल जाएगा, so the work will do wonder. So ये क्या है? Spenserian stanzas में लिखा है। Each book describes the adventures of a particular knight, and he is taking a lot from Arthurian legends. So किंग आर्थर एंड हिज प्रिवी काउंसिल के बारे में हम ऑलरेडी देख चुके हैं। किंग आर्थर और उनके काउंसिल मेंबर थे, है ना। तो हर जो बुक है उसके अंदर वी सी एक काउंट है या एक नाइट है जो कहाँ जा रहा है? एक फाइट पे जा रहा है, उसके पास एक एडवेंचर है, राइट। ईच स्टैंडिंग फॉर अ वर्च्यू एंड ईच नाइट स्टैंड्स फॉर अ वर्च्यू, एंड दे हैव ऑलरेडी आस्क्ड दिस एंड दे विल कीप ऑन आस्किंग कि कौन सी वर्च्यू है। एरिस्टोटल इज साइटेड एज द सोर्स ऑफ दीज वर्च्यूज ऑल्सो, और एरिस्टोटल को उन्होंने सोर्स बोला है इन वर्च्यूज का, ठीक है। तो जैसे 7 डेडली सिंस थे, 7 डेडली सिंस को कौन लेके आता है? कैन यू टेल मी किस नॉवल में 7 डेडली सिंस की एंट्री होती है? यू कैन टेल मी दिस। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट राइटर है, प्ले राइटर है, उन्होंने किया है अपनी एक बुक के अंदर। यू कैन टेल मी दैट इन द कमेंट सेक्शन। उसी तरीके से ये एलिगोरिकल बुक है जिसके अंदर हर नाइट क्या दिखा रहा है? एक वर्च्यू दिखा रहा है। सो बुक 1 के अंदर वी हैव द रेड क्रॉस नाइट हु स्टैंड्स फॉर होलीनेस। Book 2, Bjorn stands for temperance. Then we have Britomart. Britomart is the heroine for book 3, and
Why am I dedicated this whole slide to Fairy Queen as well as to Spencer, I would say, is because ये बहुत important है from the Delhi University syllabus, and you know कि अब पेपर Delhi University syllabus जैसा हो चुका है उनका syllabus भी DSSS का. तो यहाँ पर you'll see that Fairy Queen is there in the syllabus. Okay, in your MA syllabus also. So that is why it is important to read certain things that are there in the syllabus. इसके अंदर हमारे MA का syllabus आप देखोगे DU का, तो book 3 is there in the syllabus, book 3 and book 6. So I would want you to know at least कि वहाँ के hero heroine कौन थे, protagonist कौन है, उनकी virtue क्या है. So book 1, as I told you, is holiness. The person is Red Cross Knight. Book 2, Gyan, temperance. Book 3, the heroine is Britomart, and there are beautiful scenes like her opening her hair. Though she was appearing to be a guy for the maximum period of time, उसके बाद पता लगता है कि वो एक लड़की है. ठीक है, तो she stands for chastity. Then we have Trimond and Campbell who are going to personify and show the importance of friendship. Then we have Artigal who stands for justice, and book 6 we have Calidor who stands for courtesy. So हम याद रखेंगे holiness, temperance, chastity, then friendship, justice and courtesy. और पेपर में किधर से आ सकता है, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के सिलेबस में है. We have book 3 and book 6 in the syllabus for your Delhi University MA. तो इसलिए ये तो ज्यादा important है ही, right? So these are few things that you should know. These are the important works done by Spencer, a friend of Sidney. और उन्होंने सिडनी के डेथ के बाद कौन सा वर्क लिखा है? उन्होंने ये वर्क लिखा है कंप्लेंट्स. कंप्लेंट्स इज अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स जो उन्होंने एक साथ प्रिंट कर दिए हैं. इसके अंदर द टीयर्स ऑफ द म्यूजेस, एंड देयर आर अदर वर्क्स आल्सो जो इसके अंदर पब्लिश है. जैसे वी हैव the ruins of time also included in this work, complaints. So I hope this is clear. This is a very important thing. और ये कब आता है? 1590 के पास ये आता है. ठीक है, 1590 के पास. And at the end we see that he is going to die और उनको बरी किया जाता है पोएट्स कॉर्नर में. पोएट्स कॉर्नर में उनको बरी करते हैं. So buried at पोएट्स कॉर्नर. सारे बड़े बड़े पोएट्स यहीं पर ही बरी हुए हैं. क्या है वो जगह? इट इज कॉल्ड एज वेस्टमिंस्टर एबे, नेक्स्ट टू हिज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी बिलव्ड पोएट दैट इज चौसर. सो चौसर के साथ ही इनको बरी किया जाता है. तो दिस इज हाउ द होल लाइफ ऑफ स्पेंसर कैन बी सीन. Spencer has written so many important works. I would want you to learn and remember all of these things. The Shepherd's Calendar and the Fairy Queen being the most important one. Okay, so with this I will just wind up the class. I hope you liked it. If you still have any doubts, you can ask me that in the comment section and I'll surely reply to you. Thank you and have a wonderful day.